दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी की लिखी कहानी एक टुकड़ा गुलाबी आसमान। दीक्षा चौधरी महज 19 साल की हैं और राजस्थान के गंगानगर जिले के एक छोटे से गांव ततारसर की रहने वाली हैं। आजकल सीकर में रहकर पढ़ाई कर रही हैं एमए इंग्लिश लिटरेचर की। अगर मन के भाव रंगों से बयां किए जाते तो मैं आज अपने लिए कौन सा रंग चुनता? खिला सा गुलाबी या शायद ताजगी भरा पीला? नहीं, शायद कम पड़ जाता रंगों का चुनाव। मेरे मन को बयां करने के लिए तो आज खूब सारे तरानों की जरूरत थी। बहुत बहुत खुश था मैं। देर रात से सोकर भी सुबह जल्दी जाग गया था। धूप का एक नन्हा बादल पर्दों से छनकर मेरे बिस्तर के पास आ बैठा था। मैं लेटा हुआ बातें कर रहा था, खुद से या शायद उस नन्हे बादल से। क्या लेके आऊं कामिनी आंटी के लिए? शगुन से पूछूं? नहीं, उसके लिए सरप्राइज रखता हूं। अभी मैं साड़ी ले आता हूं, पर मेरी पसंद तो फूल। हाँ, ये सही रहेगा। बुके ऑर्डर कर देता हूं। सिर्फ बुके? इतनी खुशी के मौके पे सिर्फ बुके? कुछ मीठा भी मंगवा लेता हूं। तो आखिरकार ये तय हुआ कि मैं आंटी के लिए एक वाइट लिली बुके और उनके पसंदीदा रसगुल्ले लेके जा रहा हूं। कामिनी आंटी के यहाँ किराएदार था मैं। 5 साल पहले कॉलेज के लिए इस अजनबी शहर में आया था और कमरा ढूंढते ढूंढते यहाँ इस घर में। पता ही नहीं चला कब शहर और घर दोनों अपने से हो गए। कब मैं आंटी के साथ डिनर करने लगा और कब वो शाम की चाय पर मुझे आवाज लगाकर बुलाने लगी। बहुत प्यारी थी वो, हिंदी की टीचर थी। इस साल स्कूल जाना छोड़ रखा था, घर पे ही कुछ ट्यूशन रख लिए थे। अब बात दरअसल ये थी कि कल मैंने कुछ सुन लिया था। अपनी बची हुई जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं कामिनी, कहो बनोगी मेरी हमसफर? यही कहा था शेखर अंकल ने। और मैं दरवाजे पर किसी शैतान चोर की तरह खड़ा सब सुन रहा था, मुस्कुरा रहा था। चाहता था दौड़ कर जाऊं और आंटी के गले में बाहें डालकर झूल जाऊं। कहूं, से यस आंटी, से यस। कितना प्यारा था वो पल, किसी गुलाबी आसमान के टुकड़े जैसा। आंटी 20 साल की लड़की की तरह शर्मा रही थीं और शेखर अंकल किसी नादान सरफिरे से प्रेमी की तरह खड़े थे, आंखों में मनोहार और ढेर सारा प्यार लिए। मैं दौड़ कर ऊपर चला आया था। नहीं चाहता था कि अपनी बेवकूफ़ी से उनका इतना आत्मीय क्षण खराब कर दूं। आज जब गया तो आंटी चुपचाप सोफे पर बैठी थीं। सामने चाय के 2 खाली कप पड़े थे। शेखर अंकल अभी आकर गए थे शायद। आंटी आई एम सो हैप्पी फॉर यू, मैंने कहा तो आंटी ने मेरी तरफ थोड़ी हैरानी से देखा। अरे आंटी, मैंने सब सुन लिया है। हाँ तो कह दिया ना आपने शेखर अंकल को। आंटी चुपचाप मेरी तरफ देखती रहीं। उनकी खामोश नजरों में वो खुशी कहीं नजर नहीं आ रही थी जो मैं देखना चाहता था। उदास थी वो, बिल्कुल उदास। रेयांश, आंटी ने मेरा नाम बुदबुदाया, लेकिन एक बहुत अपरिचित से स्वर में, एक थकी हुई सी पुकार। मैं कुछ बोलता इससे पहले ही उन्होंने अपना फोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने स्क्रीन पर देखा, आंटी की बेटी शगुन का मैसेज था। आई हेट यू माँ, आई हेट यू। शगुन और मैं अच्छे दोस्त थे। वो जब भी नौकरी से छुट्टी लेकर घर आती तो आंटी के लिए ढेर सारे तोहफे लाती थी, कुछ न कुछ मेरे लिए भी। बस सिर्फ एक शर्ट, मैं कहता तो आंटी भी उसके कान खींचते हुए कहती, क्यों भाई, एक शर्ट ही क्यों? अरे बाबा, अगली बार जो लाना वो लिस्ट बना के दे देना। शगुन अपने हाथ जोड़ते हुए कहती, चलो आंटी माफ कर देते हैं, मैं कहता और आंटी उसका कान छोड़ देती। वो झूठ मूठ का नाराज होकर बैठ जाती थी। हम दोनों हंसने लगते, फिर वो भी हंस देती और आंटी के गले में बाहें डालकर झूल जाती। लव यू सो मच माँ, ये कहना कभी भूलती नहीं थी वो। शायद आंटी के लिए उसका प्यार ही था जिसने मुझे उसका दोस्त बना दिया था। तुम रहते हो तो माँ अकेली नहीं होती, अक्सर कहती थी वो मुझसे। ख्याल रखना उनका, ये भी। फिर आज क्या हो गया था उसको? क्यों वो खुद भूल गई थी उनकी खुशी का ख्याल रखना? मैं बहुत देर आंटी के पास बैठा रहा। आंटी वो ऐसा कह ही नहीं सकती, मैं बात करूंगा उससे,
मैं मनाऊंगा उसे, आप चिंता मत करिए ना। मैंने कई कई बार शगुन के मैसेज को पढ़ने के बाद कहा। यकीन नहीं आया, इतने कठोर, इतने निर्मम शब्द उसने लिखे थे। पर मेरी बात से आंटी की उदासी जरा भी कम नहीं हुई। वो बोली, कोई नहीं मना सकता उसको, मैं जानती हूं उसे। एक बार कह दिया उसने तो। कहते कहते आंटी का गला भर रहा आया। इसके आगे मैं भी नहीं दे सका कोई तसल्ली। बस चला आया बुके और मिठाई का डिब्बा चुपचाप एक तरफ रखकर। वक्त भी कितना धोखेबाज होता है ना, कब सुख की बेल निगलकर उदासी के बीज बो दे पता ही नहीं चलने देता। 2 घंटे पहले तक कितना खुश थी मैं, और उससे कुछ घंटे पहले तक आंटी। शगुन तुम कैसे कह सकती हो ऐसा? मैंने शगुन को टेक्स्ट कर दिया। जानता था मेरे शब्दों में गुस्सा साफ झलक रहा है। सच बताऊं तो था मैं उस पर गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा। बहुत देर तक कोई जवाब नहीं आया। मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। पूरे रास्ते बार बार अपना फोन चेक करता रहा। जब दोपहर तक भी कोई रिप्लाई नहीं आया तो मैंने कॉल कर ली। हाँ बोलो रेयांश। शगुन की आवाज में तलखी थी। जानती थी मेरे फोन करने की वजह। क्या बोलूं शगुन, मैसेज पढ़ा मैंने तुम्हारा। तुम कैसे, हाउ कैन यू हेट हर, हाउ कैन यू से दैट? प्लीज रेयांश, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। पर शगुन बात तो प्लीज, शगुन ने कहा और फोन काट दिया। इतना नाराज मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था। आंटी की सबसे अच्छी दोस्त, उनकी हमराज, उनकी लाडली बेटी आज उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी। उनकी हंसी के बारे में भी नहीं। कुछ चेहरों पर दुख की कल्पना कर पाना भी कितना मुश्किल जान पड़ता है ना। कामिनी आंटी भी वही थी मेरे लिए। उनके इर्द गिर्द जरा भी उदासी सुहाती नहीं थी मुझको, न उनकी बातूनी आंखों में पसरी खामोशी। वो बड़ी बड़ी आंखें तो खिलखिलाती हुई ही सुंदर लगती थीं। जूड़े में कसे लंबे बाल, बनारसी साड़ी और माथे पर छोटी सी लाल बिंदी। कितनी प्यारी दिखती थी वो हमेशा। सालों पहले अपने पति से अलग हो गई थीं और जीना कभी भी नहीं भूली थीं। हाँ, इतना मुस्कुराना, इतना खुश रहना तो शेखर अंकल के आने के बाद ही सीखा। शाम को मैं ऑफिस से लौटा तो आंटी और शेखर अंकल बागीचे में बैठे चाय पी रहे थे। दोनों के चेहरे एकदम संजीदा थे। मैं रोज की तरह आज उनके पास नहीं गया। जाता और आंटी शगुन के बारे में पूछ लेती तो क्या जवाब देता मैं? क्या कहता कि आपके बारे में बात भी नहीं करना चाहती वो? मैं अपने कमरे में चला आया। चुप्पी खल रही थी। मैंने रेडियो ऑन कर दिया। पर्दे हटाने खिड़की पर आया तो वापस लौट नहीं सका। नजरें बागीचे में ही थम गईं। आंटी शेखर अंकल के कंधे पर सर टिकाए बैठी थीं और वो उनकी हथेलियां थपथपा रहे थे, जैसे एक मौन सांत्वना दे रहे हों। चौखट पर खड़ी दुख की धूप ने सोख लिए थे उनके सारे शब्द। मुझे कई खुशनुमा शामें याद आने लगीं। साल भर पहले की वो शाम जब हम सब अंदर हॉल में बैठे थे, तभी शेखर अंकल आए थे और बोले थे, कामिनी जरा बाहर तो आओ, कुछ है तुम्हारे लिए। मेरे लिए क्या? आंटी ने बच्चों की तरह चहक कर पूछा था। खुद चल के देखो ना, अंकल बोले। वो बाहर गईं तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठी थीं। ओह माय गॉड शेखर! बाहर बारामदे में ढेर सारे फूलों के पौधे थे। गुलाब, लिली, अमलतास, हर वो फूल जिसका जिक्र एक रोज पहले आंटी ने किया था जब अपना एक प्यारा सा फूलों का बागीचा बनाने की ख्वाहिश जताई थी। यूं एक दूसरे की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करना, मुस्कुराने की नन्ही नन्ही वजहें बटोर लाना बहुत गहरे प्रेम की निशानी होती है। अगली सुबह दोनों देर तक बागीचे की क्यारियां तैयार करने, पौधे लगाने में जुटे रहे थे, हंसते हुए, बातें करते हुए। एक दूसरे के साथ अक्सर ऐसे ही भूल जाते थे वो धूप छांव का फर्क। शेखर अंकल अकेले रहते थे पास के ही मोहल्ले में। वो और आंटी किसी रोज सुबह की सैर पर मिले और फिर रोज मिलने लगे। अच्छे दोस्त बने और फिर दोस्त से कहीं ज्यादा। उनकी एक दूसरे के लिए चाहत, फिक्र बहुत करीब से देखी थी मैंने। देखे थे मैंने वो दिन भी जब आंटी को तेज बुखार था और उन्हीं दिनों उनके स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम। सबके लाख समझाने पर भी वो ट्यूशन कैंसिल करने को राजी ना हुई तो शेखर अंकल उन्हें कमरे में लिटाकर खुद पढ़ाने लगे थे बच्चों को।
उतने ही प्यार से, उतनी ही शिद्दत से। तब तो शगुन भी थी ना यहाँ। उसने भी तो देखा था अंकल को ख्याल रखते हुए, उनकी जिम्मेदारियां बांटते हुए। कोई भला ऐसे कैसे नकार सकता है इतने प्यारे रिश्ते को? ये सोचकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने पर्दा वापस चढ़ा दिया। लौटकर बिस्तर पर बैठा ही था कि फोन वाइब्रेट हुआ। शगुन का मैसेज था, कमिंग होम नेक्स्ट वीक। पढ़ते ही न जाने क्यों मेरे मन में उम्मीद का कोई पतंगा पंख फैलाने लगा था। कामिनी आंटी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थीं। मैंने भी महसूस किया था कैसे वो अपना हर एक पल उसकी खुशी पर खर्च करने को तैयार रहती थीं। उनकी हालत समझ सकता था मैं। जब माथे पर शिकन, होठों पर चुप्पी और आंखों में नमी कोई अपना बोए तो तकलीफ कई गुना बढ़ जाती है। शेखर, मुझे लगता है अब हमें नहीं मिलना चाहिए। एक शाम मैंने सुना उनको कहते हुए। क्यों नहीं मिलना चाहिए कामिनी? तुम किसके लिए ले रही हो ये फैसला? मेरे लिए, अपने लिए, या? शेखर कहते कहते रुक गए। उनकी आवाज में एक अजीब सा खालीपन था। उम्र के इस मोड़ पर किसी की हथेली थामना और उस पर बचा हुआ सफर साथ तय करने के वादे लिख देना आसान नहीं होता, पर इससे भी मुश्किल होता है उन गूढ़ मन की अमिट स्याही से लिखे अक्षरों को मिटा पाना, छांट पाना उन वादों में से अपना अपना हिस्सा और फिर चल पड़ना अपनी तन्हा पगडंडियों पर। यूं प्रेम भला कोई खेल तो नहीं। आजकल घर में एक अनकही सी उदासी छाई रहने लगी थी। गहरे दुख शब्दों में कहां समा पाते हैं। शेखर अंकल आते, कुछ देर बैठे रहते, मगर दोनों के बीच कोई खास बात नहीं होती। ट्यूशन में बच्चों को कविताएं पहले जैसे मनोहर स्वर में नहीं पढ़ाई जाती। फूलों को पानी देते हुए कोई मीठा सा गीत नहीं गुनगुनाया जाता। उस रोज कई दिनों बाद आंटी के चेहरे पर हंसी देखी थी मैंने, जब मैंने उन्हें बताया कि शगुन आ रही है। पर अगले ही पल कोई मनहूस ख्याल निगल गया था उस हंसी को। उसने मुझे बताया भी नहीं। आंटी ने हौले से कहा, जैसे खुद से बात कर रही हूं। अरे आंटी, सरप्राइज देना चाहती होगी ना आपको। लगता है मैंने सरप्राइज खराब कर दिया। मैंने लाख कोशिश की बहलाने की, मगर मां थी वो। अपनी बेटी का गुस्सा, उसकी नाराजगी भांप सकती थी, बातों में भी और खामोशी में भी। वो चुपचाप उठकर किचन में चली गईं। पूरे दिन तैयारियों में जुटी रहीं। शगुन की पसंद की हर चीज बनाई थी उन्होंने, कोफ्ते से लेकर कस्टर्ड तक सब। पर शगुन आई और बिना कुछ कहे सीधी अपने कमरे में चली गई। उस रोज न उसने खाना खाया न आंटी ने। अगले दिन संडे था। मैंने आंटी और शगुन को कहीं बाहर ले जाने का प्लान बनाया था, शेखर अंकल को भी। मेरे बहुत जिद करने पर शगुन मान गई, लेकिन जैसे ही शेखर अंकल को देखा वापस अपने कमरे में चली आई। शगुन, बात तो सुन बेटा। आंटी पुकारती रही पर उसने एक न सुनी। आंटी लाख कोशिश करती रही उसे मनाने की। कभी ऑफिस के बारे में पूछती, कभी साथ शॉपिंग के लिए जाने को। चाहती थी कि शगुन कुछ तो कहे, नाराजगी ही सही जाहिर तो करे। मौन तो शब्दों से भी गहरे घाव करते हैं। उस रोज शेखर अंकल का जन्मदिन था। जन्मदिन पर तोहफे लेना नहीं, देना पसंद करते थे वो। बड़े प्यार से आंटी के लिए साड़ी लेकर आए थे, बैगनी रंग की, ठीक वैसी ही शगुन के लिए। बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगेगी, कहते हुए उन्होंने साड़ी शगुन की तरफ बढ़ाई। उसने मुंह फेर लिया, बोली, मुझे नहीं लगना है माँ जैसा, बनना तो बिल्कुल भी नहीं। शगुन की इस बात ने कमरे में न जाने कैसी अजीब घुटन सी पैदा कर दी थी। मुझे नहीं पता क्या था जो शगुन के मन की जमीन पर नागफनी सा उगाया था, जो इतनी कड़वाहट बो चुका था, निगल चुका था अपनेपन की हर मिठास को। पर मैं जानना चाहता था, पूछना चाहता था उसे कि क्यों तकलीफ दे रही हो उनको और खुद को भी। अपनों को दिए दर्द का एक हिस्सा हम खुद भी तो जीते हैं ना। पर वो कहां तैयार थी बात करने को। मैं रोज कोशिश करता। वो बागीचे में अकेली बैठी नजर आती तो मैं भी चला जाता।
इस बार एक भी गिफ्ट नहीं लाई मेरे लिए। मैं कहता तो न वो हंसती न कोई सफाई देती। शगुन मुझे कुछ बात, रेयांश तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे नई बात करनी, वो खींचते हुए कहती और उठकर चली जाती। आजकल शेखर अंकल भी घर नहीं आते थे। जरूर आंटी ने मना किया होगा, मगर आंटी शगुन को मनाने की कोशिश करती रहती। आ तो सर में तेल लगा दूं? नहीं, मुझे नहीं लगवाना, कहती हुई शगुन ने एक बार भी नहीं देखती उनकी नम आंखों को। उस रोज रो पड़ी थी वो। मन हार गया था रिश्तों के बिखरे तिनके समेटने में, वो प्यारा सा आशियाना सजाने में जिसका सपना उन्होंने शेखर अंकल के कंधे पर सर टिका कर देखा था। उस रोज मेरे सब्र का बांध भी टूट गया था। शगुन छत पर टहलने गई थी, मैं भी उसके पीछे पीछे चला आया। शगुन, तुम समझती क्या हो अपने आप को? मैंने गुस्से में कहा। उसने एक बार मेरी तरफ देखा, फिर वापस नजरें घुमा ली। दूर क्षितिज में खिले नन्हे से तारे को देख रही थी वो, एक टक। जवाब दो, कब तक ऐसे सबका दिल दुखाती रहोगी तुम? और मैं? मेरा क्या? मेरा नहीं है कोई दिल? मां को जरा भी ख्याल नहीं आया मेरा? कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर वो खुश रहे तो इसमें तुम्हारी भी तो खुशी है ना? कैसी खुशी रेयांश? जरा भी सोचा उन्होंने? कैसे बताऊंगी मैं सबको? मैं चुप हो गया। वो बोलती रही। पता है अगले हफ्ते मैं अपने बॉयफ्रेंड अंश से मिलवाने वाली थी माँ को। अब क्या कहूंगी उससे? क्या सोचेगा वो? माँ इस उम्र में, जब मेरी शादी होने वाली है, तब वो खुद। शगुन की आवाज की तलखी अब निराशा में बदल चुकी थी। मैं कुछ देर उसकी कही बात पर रुका रहा, फिर बोला, तुम्हें कब से फर्क पड़ने लगा किसी के कुछ सोचने का? पड़ता है रेयांश, कहना आसान है। तुम मेरी जगह रख के देखो ना खुद को। क्या करते तुम? मैं अपनी मां की खुशियां चुनता, और इस बात से किसी को प्रॉब्लम होती तो तोड़ देता उससे रिश्ता। वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। हाँ शगुन, जिसे तुम्हारी मां की खुशी न मंजूर हो, उसके साथ तुम कैसे खुश रह लोगी? वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मेरे सामने कड़वाहट से भरी शगुन नहीं, बल्कि वो शगुन थी जो अपनी मां से बेहद प्यार करती है। मैं अपनी बात कहकर पलटा तो आंटी वहीं सीढ़ियों पर खड़ी थीं। सुन ली थी उन्होंने अपनी बेटी की कड़वाहट भरी बातें। मैं ये नहीं कहता कि शगुन गलत थी। गलत था सिर्फ एक पहलू जो उसके मन में डेरा जमाए बैठा था। मैं समझ सकता था उसके मन की कश्मकश, वही कश्मकश जो कड़वाहट बनकर सामने आती थी। कभी खाने की मेज से सिर्फ 2 निवाले खाकर उठ जाने में, कभी इतवार को सबके साथ घूमने की बात पर उसके खामोश इनकार में, कभी शेखर अंकल को घर आया देखकर अपने कमरे का दरवाजा जोर से स्लैम करने में, तो कभी घंटों छत पर अकेले बैठे रहने में। शगुन का बर्ताव देखकर आंटी एकदम टूट गई थीं। उस दिन शेखर अंकल घर आए तो उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया। कह दो मैं बाजार गई हूं, आंटी ने मुझसे कहा। मैं बाहर जाता इससे पहले ही शेखर अंकल भीतर चले आए थे, पर बहुत कम देर रुके। मैं उनके लिए चाय लेकर गया तो दरवाजे पर ही रुक गया। शेखर प्लीज अब कभी मत घर आना, आंटी कह रही थी, और वो चुपचाप बस सुन रहे थे। जानते थे कि बेटी से दूर करके खुश नहीं रख पाएंगे उन्हें, पर क्या उनसे दूर खुश रहना सीख लेंगी वो? मेरी आंखें भर आईं। एक शाम मैं ऑफिस से लौटा तो आंटी बागीचे में बैठी थीं, चुप और उदास। शगुन बालकनी में खड़ी एकटक उनको देख रही थी। मैं शगुन के पास चला गया। जानती हो, इतनी चुप मैंने उनको पिछले 2 साल से नहीं देखा है। सब शेखर अंकल की गलती है, हमेशा खुश रहने की आदत डाल दी यार, है? शगुन कुछ नहीं बोली। मैं बोलता रहा, पता है शेखर अंकल बहुत ख्याल रखते हैं उनका। ये फूल देख रही हो, सब वो लेके आए थे उनके लिए, क्योंकि उन्हें पसंद है। उनकी तबीयत जरा सी खराब हो जाए तो पूरा पूरा दिन सराहने बैठे रहते हैं। मैं बोल ही रहा था कि शगुन चली गई वहां से। जाने क्यों आज उसकी चुप्पी में मैं उसकी छटपटाहट महसूस कर रहा था, जैसे कहीं ना कहीं वो मना रही थी खुद को। आखिर अपनी माँ की उदासी उसे भी तो खलती होगी ना। पर इतना आसान नहीं होता टूटे हुए मन जोड़ पाना, जाने अनजाने की गई अपनी गलतियों की माफी मांग पाना, सबसे पहले मान पाना इस बात को कि हाँ हम गलत थे। पर शायद नामुमकिन भी नहीं होता। आज शगुन मार्केट गई थी, मेरे लिए डियो लाई थी और आंटी के लिए एक साड़ी।
सारा सामान चुपचाप बिस्तर पर रखा और आंटी की गोद में सर टिका कर लेट गई। न मैं कुछ बोला, न आंटी और न ही वो। इतने दिन का अबोलापन बातें नहीं दूर कर सकती थी शायद, लेकिन खामोश होकर भी कितना सुंदर पल था ये। जैसे रूठ कर किनारे जा बैठी एक लहर सूरज डूबने से पहले एक बार फिर से समंदर में लौट आई हो। शगुन अब भी आंटी की गोद में लेटी थी और हम सब देख रहे थे उसके हाथ में पकड़े व्हाइट पेपर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे नोट को, सॉरी माँ, लव यू सो मच, और पास रखे उस छोटे से डिब्बे को भी जिसमें एक और तोहफा था, शेखर अंकल के लिए। बस इतनी सी थी ये कहानी।